point that we were discussing. This is question number 10, page 113. It says that an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. एक राउंड मतलब खत्म करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड. Again, the formula that we use is going to be the same. V is 2 pi r by t. आप यहाँ values kilometers और hours में डाल सकते हो because as I pointed out, it's a huge number. So calculation will become a bit complicated if you convert it into smaller units. हमने बड़े unit define ही इसलिए किए हुए हैं ताकि हमारे numbers बहुत huge ना हो. Okay. So putting the values, R की जगह आप ये डालोगे 42,250 किलोमीटर्स और T की जगह 24 आवर्स. ठीक है, ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको करेंगे हम. ओके, ट्राई टू कैलकुलेट ऑन योर ओन कितना आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके. फॉर एग्जांपल जितना कैंसिल हो रहा है, जैसे ये है, ओके, ये और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन साइड बाय साइड and let me know the final answer. Okay, if you calculate this in kilometer per hour, अगर आप इस fraction को simplify करते हैं, the answer that you get will be around 11,065.47 kilometer per hour. Okay, all of you, please do cross check the calculation. 11,065.47 kilometer per hour. So that is the speed, huge speed with which that satellite is orbiting around the earth. Okay, ये वैल्यू अगर आप मीटर पर सेकंड में देंगे थोड़ा नंबर डिफरेंट हो जाएगा, बाकी ऑलरेडी काफी बड़ा नंबर है जो किलोमीटर्स में गिवन है. यू कैन गिव द आंसर इन किलोमीटर पर आवर. जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बोल रहा ऐसे केसेस में कि गिव द आंसर इन एसआई यूनिट्स, यू कैन वर्क इन किलोमीटर पर आवर आल्सो. ओके, सो दिस वाज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपको कोई डाउट है अगर इस टॉपिक में तो लेट मी नो, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. टिल हियर इफ देयर इज एनी डाउट डू लेट मी नो. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या मैं ये कहूँ conceptual questions हैं जो आपकी बैक एक्सरसाइज में which are different from the content that we have done in the class, तो वो एक बार मैं point out करूंगी if you people don't have any doubt in this. Okay, I have a few hands being raised. Let me see what is the doubt. Yes sir, so you still have a doubt? Yash Kumar, you have a doubt? Yes, ma'am. I was having a doubt. Ma'am, can you please explain the centripetal force once again? Okay. Any other doubt? Yashasvi, you have a doubt? Yashasvi, are you there? Okay, centripetal force, just to recapitulate, when an object is moving in a circle, कोई एक फोर्स चाहिए होती है जो इसको सर्कल में बाउंड रखेगी. क्यों? क्योंकि सर्कल का मतलब कंटिन्यूसली डायरेक्शन बदलना ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकता. एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, हमने कहा अगर ऐसी कोई फोर्स चाहिए जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में बाउंड रखेगी, which has to be an external unbalanced force, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस, और उनसे आने वाली एक्सेलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर. ये वो वाली फोर्स है, वो वाली एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट को बांधे रखेगी सर्कल में. अदरवाइज ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसी में जाना चाहेगा, और कोई चीज अपनी डायरेक्शन क्यों बदलेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी? इट्स नॉट पॉसिबल.
सो यहाँ पे एक सीधी चलती हुई गाड़ी को अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हम स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, और कौन सी फोर्स है जो उस टायर को उस टर्न्ड पोजीशन में रोके रखती है? फ्रिक्शन। हमें पता है ना, अगर रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए तो गाड़ी के स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टर्न लेते हुए स्किडिंग ज्यादा होती है, या वो कई बार अजीब अजीब सा नॉइज आता है जो बहुत श्रिल आवाज आती है जो टर्न करते हुए गाड़ी, ओके। वो क्यों आ रही है? फ्रिक्शन की वजह से आ रही है। फ्रिक्शन इज द फोर्स जो पकड़े रहती है टायर को सर्कल में। सपोज हम हाथ में एक थ्रेड पे एक स्टोन बांध के घुमा रहे हैं, तो कौन सी फोर्स है यहाँ पे? वो टेंशन जो स्ट्रिंग में जो टाइटनेस है उसकी फोर्स है जिसने पकड़े रखा हुआ है उस स्टोन को इन दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो कौन सी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में बांधे रखती है? उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उससे आने वाली एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये वो वाली एक्सेलरेशन नहीं है जिसको हम v माइनस यू बाई टी कहते हैं, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही यहाँ पे। ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। प्रणव, यू हैव अ डाउट? प्रणव, unmute yourself if you have a doubt. Yes, ma'am, I have two questions. I have two questions. Ma'am, when I was doing some numericals, I came across one that two bullets were fired of 20G and 10G respectively. Both of them had the speed of 10 meter per second, 10 meter per second and 20 meters per second respectively. So, ma'am, which one will cover more distance? I would need the data How again. to solve this? I would need the data again. आप मुझे मैसेज कर दो क्वेश्चन, तो इफ आई एट ऑल इट्स पॉसिबल आई विल सॉल्व इट राइट नाउ, ठीक है। मुझे डेटा मैसेज कर दो। Okay. यशस्वी, you have a doubt? You have raised your hand. Ma'am, I don't have a doubt, ma'am, but Sifat Singh Oberoi is not able to join the class because of internet issues. Okay, ठीक है, thank you. Rihanna, please keep a note. Okay, lower your hand then. ठीक है, so ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यश कुमार, you were asking, is it clear? If yes, please raise your hand. Yash Kumar, the concept of centripetal force acceleration is clear now? Is it clear? Yes, you have this clear. Okay, fine. So we move further now in the topic. As mentioned, there are a few NCERT back exercise conceptual questions which need to be discussed because straightforward उस type का concept हमने chapter के बीच में नहीं किया है. Okay, so they are a bit different from the rest of the part or numericals in the chapter that we have done. This is back exercise question number 9. Okay, this is on page 113. It says state whether the following situations are possible and give an example for each. First case that they are asking is that an object has a constant acceleration and zero velocity. Object has a constant acceleration and zero velocity. Now, first you have to tell if this situation is possible or not. तो पहला part of the answer is yes, this is possible. और फिर आपको देना एग्जाम्पल. ऐसा कब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तो है बट वेलोसिटी जीरो है. अब ये चीज पॉसिबल है किसी इंस्टेंट पे. जैसे अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहे थे, तो आपने ये चीज ध्यान पता नहीं दी है कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे वापस आता है, when the object covers one complete round and comes back to its initial point, what is the displacement of the object? Zero. Okay, displacement of the object is zero. जहां से चला वहीं वापस आ गया. Initial and final point are the same. If displacement is zero, इस instant पे velocity भी zero हो जाएगी. Okay, instantaneous velocity की बात कर रही हूँ मैं. Okay, instantaneous velocity, उस instant पे जो velocity है, instantaneous velocity is zero at the point P. Suppose इसको point P कह रहे हैं, which is the initial point as well as the final point.
यहाँ पे वेलोसिटी 0 है इस इंस्टेंट पे, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहा है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, अभी भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। हमने बस उस इंस्टेंट की बात करी जब ये वापस यहाँ पहुंचा, राउंड्स लेता जा रहा है, बट जिस इंस्टेंट पे ये वापस यहाँ पहुंचा उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। कहाँ है एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू लगती रहेगी बेशक वेलोसिटी 0 है। सिमिलर एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है और वहां से फिर वापस रिटर्न जर्नी शुरू करता है। ओके, तो व्हेन यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट अप, ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी कम होती है, 0 होती है, और फिर वो वापस आना शुरू करता है, फिर से वेलोसिटी बढ़ती है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, वेलोसिटी कम होती गई, 0 हो गई। जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो उस केस में जब ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, वेलोसिटी 0 एट दैट इंस्टेंट, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट 0, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, सो व्हेन, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, when an object is thrown up at topmost point, v is 0, instantaneously object rest पे आता है, but acceleration due to gravity is constant. I hope both these examples are clear to you. Acceleration due to gravity is constant. Okay, so these are the two examples for the first case. जो second case है, I'll quickly wrap up because you will be having another class at 9:45. So एक और example इन्होंने क्या पूछा है कि is it possible an object is moving in one direction and acceleration is in perpendicular direction? बिल्कुल example हमारे सामने ही है। फिर से acceleration एक direction में है, you all will be writing all this, okay? acceleration एक direction में है और velocity उसकी perpendicular direction में। ठीक है, ये कब होता है? इसी में हो तो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में। वेलोसिटी टेंजेंट से दी जाती है, डायरेक्शन टेंजेंट से दी जाती है। ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, ये पूछा है उन्होंने। तो अगेन आपका आंसर क्या होगा? यस, इट इज पॉसिबल। एग्जांपल क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई एम राइटिंग एब्रिविएटेड फॉर्म, आप पूरा लिखेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी and centripetal acceleration are perpendicular. Okay, I hope इसका मतलब समझ में आ गया सबको। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट देता है, एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ होती है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। So this is an example where velocity and acceleration are perpendicular. So these are the two parts of question number 9 on page 113 of your NCERT that we have discussed. Okay, there are 37 participants in the meeting, that means 36 students are there. So Rihanna, I would like to know who is not there in the meeting. Okay, please message me on my WhatsApp. Okay class, so that is all for the day. We have discussed uniform circular motion in detail. In the next class we are going to start with force and laws of motion. थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे आपका जो क्लास 8th में आपने किया है फोर्स के बारे में। Okay, so that will give you an idea about the basic terms that we are going to use here. Okay, any doubts before I end the meeting? If there is any doubt, please let me know.